जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें रिपोर्ट्स और इंडाइसेस से पहले वाला जो टॉपिक था हमारा, दैट इज इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक इनिशिएटिव, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स देखा था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम दूसरे वीडियो में बढ़ पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ जो पहला जो टॉपिक है वो है अबाउट द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में जो इंडिया की रैंक है वो है 131। ओके, एंड कौन सी डेट को रिलीज हुई थी, नन ऑफ आवर मैटर। आपको सिर्फ रैंक याद रखनी है कि इकोनॉमिक फ्रीडम में हमारी रैंक कितनी है, दैट इज 131। और इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज जो करता है वो एक थिंक टैंक है जो वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्ड है, उसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। तो ये एनुअल इंडेक्स है और ये 1995 में बनाया गया था। एंड ये जो इंडेक्स है मेजर करता है कि भाई कितने इकोनॉमिक फ्रीडम की डिग्री है आपके कंट्री में, और 12 एस्पेक्ट्स पे, 12 एस्पेक्ट्स पे ये काम करता है, जिसको हमने 4 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड मार्केट ओपननेस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने शायद पुराने किसी अपने लेक्चर्स में ये बताया भी हुआ है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलीज की गई रिपोर्ट्स को रेगुलरली पूछा जाता है। ये पैटर्न है एक एग्जाम का। इस तरह के रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये भी नहीं है कि हम इसको पूरी तरह इग्नोर करेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि हम इसके सारे मैटर्स को याद करेंगे। बाय, बिकॉज अगर अब की बार कोई स्टार्टिंग की जाती है इस तरह की पूछने की, तो पहली बार नाम का ही ध्यान रखा जाएगा कि किसने निकाला है, राइट। तो इतना इंडाइसेस वगैरह वो पूछेंगे नहीं कि कौन सी कैटेगरीज में किया है। बट फिर भी एक हमारी नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ पे ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का साइज कैसा है, रेगुलेटरी एफिशिएंसी क्या है, मार्केट ओपननेस कितनी, इसके हिसाब से ये रैंकिंग देते हैं। इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग आई है वो सिंगापुर की आई है, एंड इसके बाद स्विट्जरलैंड है, फिर आयरलैंड है एंड ताइवान है। और अगर हम लास्ट रैंकिंग देखें तो इसमें लास्ट है नॉर्थ कोरिया। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमको मिल गए हैं। दैट इज फर्स्ट रैंकिंग इज फॉर सिंगापुर, लास्ट इज फॉर नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया। नॉर्थ कोरिया की जो रैंक है वो है 176, तो मतलब 176। तो इंडिया की जो रैंक है 131, दैट इज आउट ऑफ 176। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो आउट ऑफ 39 कंट्रीज इंडिया को 27th रैंक पे रखा गया है, राइट। तो इस रिपोर्ट के लिए इतना इंफॉर्मेशन बहुत है, इसको हम आगे बढ़ सकते हैं इसको यहीं पे स्किप करके, क्योंकि ये सब तो मेंस पर्सपेक्टिव से ठीक है। जो बाकी देखिए इतनी सारी इंडाइसेस निकलती हैं, अलग अलग इंडाइसेस निकलती हैं, किसी में इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स ऊपर भी हो सकता है, किसी में नीचे भी। सो अगेन आई सेड कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक यूएन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो, राइट, या कोई मेजर कोई थिंक टैंक है जो सालों से रिलीज करता आ रहा है और उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे से क्वेश्चन आने का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको स्किप करें, बट आई वुड सजेस्ट कि इस पे उतना ही ध्यान दें जितना इसको देने की ज़रूरत है। सो द रैंकिंग इज़ 131 रिलीज बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। द फर्स्ट रैंक इज गोज टू सिंगापुर, द लास्ट रैंक गोज टू नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया इज 131 आउट ऑफ 176। फाइन। Now, next report is Technology and Innovation Report 2023. Technology and Innovation Report 2023. Recently, UNCTAD, that is the United Nations Conference on Trade and Development, इन्होंने एक report publish की थी on March 16, 2023. The report was Technology and Innovation Report. Again, important. Why? Because UNCTAD ने release किया है, right? UN की body है, तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट UNCTAD ने रिलीज किया है। इसकी की हाइलाइट्स देखेंगे तो इसने बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज, राइट। तो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको इन टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे में मिस आउट ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इफ डिसाइसिव एक्शंस आर नॉट टेकन। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या लैकिंग होता है भाई, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। तो अगर
डिसाइसिव एक्शंस नहीं लिए जाते हैं किसी भी कंट्री में, कोई भी डेवलपिंग कंट्री में, तो वो इन पॉइंट्स पे मिस आउट कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा ये मार्केट साइज को भी एनालाइज करती है ऑफ द 17 ग्रीन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एआई हो गया, IoT, that is artificial intelligence, Internet of Things, electric vehicles, EVs, and the potential to create job। भाई ये सारी चीज़ें तो आ ही रही है मार्केट में, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको हम सिर्फ बाहर से लें ही क्यों, हाउ टू क्रिएट देम इन आवर ओन कंट्री एंड हाउ टू क्रिएट जॉब्स रिलेटिंग टू इट। सो ये चीज़ें भी इसमें एनालाइज की जाती हैं। बाकी बोल रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो एक मार्केट बना सकती है ऑफ द $9.5 ट्रिलियन बाय 2030, जो कि 2020 में 1.5 ट्रिलियन का ही था। आप देख रहे हैं 1.5 ट्रिलियन से 9.5 ट्रिलियन तक का सफर 10 साल में कवर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। एंड द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज jumped to more than $156 billion in 2021 from about $60 in 2018, in just 3 years, right? In just 3 years, around 3 times हो गया है इनका जो एक्सपोर्ट था। जबकि जो एक्सपोर्ट है डेवलपिंग कंट्रीज में वो सिर्फ पड़ा है 75 बिलियन, हो गया है 57 से। सो दिस इज द मेजर कॉन्स्टेंट, दिस इज द इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट कि भाई हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन, बहुत ज़्यादा इंडिजिनस असेसमेंट्स नहीं कर पाते हैं, एंड वी हैव टू रिलाई ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर this kind of technology. So the focus, यहाँ से अगर हम अपना मेंस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इसमें हम लेक्यूनाज में ये चीज़ लिख सकते हैं कि हमारा फोकस को हमको शिफ्ट करना होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट, only a few developed countries have the capacity to take advantage of the frontier technologies such as blockchain, drone and solar power। तो ये बोल रहे हैं भाई कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स ने ये बोला है कि कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ले पा रही हैं या इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को अपना पा रही हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सोलर पावर। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन सोलर पावर आल्सो। सो ये टेक्नोलॉजीज ले पा रहे हैं। ग्रीन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एंड विंड एनर्जी एंड हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ $2.1 ट्रिलियन बाय 2030। तो भाई 2030 में ये इतना हो जाएगा 2.1 ट्रिलियन, राइट। तो ये डेटा हैं, डेटा हर डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एक मेजर आप चीजें आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या, जस्ट ग्रॉस आइडिया कि भाई क्या हो सकता है। साथ ही ये बोल रहे हैं कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स है जिसने 166 कंट्रीज को रैंक किया है वो डोमिनेटेड है बाय हाई इनकम इकोनॉमीज। वे ऐसी इकोनॉमीज जिनकी इनकम ऑलरेडी हाई है उससे ये डोमिनेटेड है, जैसे कि यूएस, स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स। द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द लिस्ट इंक्लूड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वार्टर जिसमें सारी हाई इनकम इकोनॉमीज आ जाएंगी। जो सेकेंड क्वार्टर है वो इंक्लूड करता है अबाउट द इमर्जिंग इकोनॉमीज, नोटेबली ब्राजील जो कि 40 रैंक पे है, चाइना दैट इज एट 35, इंडिया 46, राइट, रशियन फेडरेशन 31, साउथ अफ्रीका 56। तो ये सेकेंड क्वार्टर है। इंडिया रिमेन्स द ग्रेटेस्ट ओवर परफॉर्मर रैंकिंग एट 67 पोजीशन, बेटर देन एक्सपेक्टेड। इसके बाद इसको फॉलो कर रहा है फिलीपींस दैट इज 54 पोजीशंस एंड वियतनाम 44। तो इंडिया जो है वो एक ओवर परफॉर्मर रैंकिंग के स्टेट में है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स होते हैं ना, अब आप फिर से वही है कि प्री के लिए खासकर स्टेट के लिए अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो यही हो जाता है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट किसने रिलीज किया, अंकटाडने की। सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जैसे यूपी आजकल यूज कर रहा है, यूपीएससी पैटर्न पे चल रहा है, तो वो पूछ सकते हैं भाई कितना ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया बहुत ही अंडरस्टेटेड परफॉर्मर में है, नहीं ये हमने यहाँ देखा पॉइंट कि ओवर परफॉर्मर रैंकिंग में आते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स में डाल दिए जाते हैं, खासकर यूपीएससी में भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स डाल दिए जाते हैं। उसमें थोड़ा और ओवर पावर करके ये स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट आपको फिर भी ये सब पॉइंट्स ना अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सेट रखने हैं कि भाई एक जनरल आइडिया तो हो कि भाई हमने स्टेटमेंट में ये दे दिया कि मे बी इंडिया जो है वो दैट इज द अंडर परफॉर्मर। तो भाई हमारे दिमाग में क्या आता है, पहली चीज ये होती है कि जस्ट हम लोग जिस देश के होते हैं, खासकर बाकी देशों का तो नहीं पता, हम अपने आप को हमेशा कम आंकते हैं। तो हमें लगता है नहीं नहीं भाई इंडिया तो अंडर परफॉर्मर में ही है, इतनी सोलर व्हीकल्स नहीं है हमारे पास, इतना कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, ओवर
परफॉर्मर तो हम नहीं सोचते हैं जनरली कि भाई ऐसा भी होगा कि इंडिया ऊपर निकल जाए, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं हम लेट हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया कोप अप कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली कोप अप कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कोपिंग अप। एंड so this is all about technology and innovation report. Now moving to the next report, City Finance Ranking 2022 portal. So City Finance Ranking 2022 पोर्टल, ये इसको लाइव किया गया इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के द्वारा, एंड 20 मार्च को ये लाइव किया गया। सो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब इस रैंकिंग में थ्रू ए एंटायरली डिजिटल 100% पेपरलेस प्रोसेस। तो भाई ये जो पोर्टल था ये इसलिए किया गया था कि जितने भी यूएलबीज हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली डिजिटल 100% पेपरलेस प्रोसेस के थ्रू इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट ये सब हमको नहीं इतना याद रखना है। तो भाई ये जो यूएलपीज हैं इनको इवेल्युएट किया जाएगा। अब जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनका इवेल्युएशन होगा। किस आधार पे इवेल्युएशन होगा, रैंकिंग मिलेंगी 15 इंडिकेटर्स के आधार पे होगा, और उसमें भी 3 की म्यूनिसिपल फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर्स होंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस होगा, और फिस्कल गवर्नेंस। 3 पैरामीटर्स पे उन यूएलबीज को रैंक किया जाएगा। इससे पहले 2 इनिशिएटिव जो थे वो लॉन्च किए गए थे दिसंबर में 2022 में, दैट इज द सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स। ये लॉन्च किया गया था इवेल्युएट करने के लिए यूएलबीज को ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ अक्रॉस द फाइनेंशियल पैरामीटर। साथ ही साथ सिटी ब्यूटिफिकेशन ब्यूटी कंपटीशन, ये किसी भी सिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए था। एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स आप लगा रहे हो टू मेक द सिटी ब्यूटीफुल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव। पब्लिक स्पेसेस में आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। तो उसके आधार पे सिटी ब्यूटी कंपटीशन हुआ था, राइट। तो ये है आपका सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022 पोर्टल। अगर सिंपली आ जाता है कि भाई इसका क्या फ़ायदा है, तो ये जो यूएलपीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसमें थ्रू एंटायरली डिजिटल 100% पेपरलेस एंड paperless process, right? So this is about City Finance Ranking 2022. The next report here is about Women and Men in India report 2022. India's sex ratio, that is the females per 100,000 males, is expected to improve to 552. Okay, so they are saying that जो फीमेल से मेल का रेशो है पर 1000 मेल्स, जो फीमेल्स हैं वो 952 हो जाएंगी बाय 2036। 943 है 2011 में। और ये जो आंकड़ा दिया है, ये जो रिपोर्ट दिया है, ये दिया गया है विमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के द्वारा, जो कि रिलीज की गई थी मार्च 15 2023 को, राइट। तो इस रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 952 पहुंच सकता है 2036 तक। तो अब ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज किया जाता है एनएस ऑफिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भाई, सरकारी ऑफिस रिलीज कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको शॉर्ट में मोस्पी भी बोलते हैं, वो इसको रिलीज करता है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक एंड डायनेमिक्स की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि 152.2 करोड़ पहुंच जाएगा टोटल पॉपुलेशन 2036 में, एंड जिसमें कि फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज स्लाइटली इंप्रूव हो जाएगा, दैट इज 48.8। साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन करेगी। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 2.2% से जो 1971 में थी, उससे घट के हो जाएगी 1.1% इन 2021, जो कि प्रोजेक्टेड है टू फर्दर फॉल 2.58% इन 2026। तो भाई ये थी 1971 में, ये है 2021 में, और ये हो जाएगी, ऐसा प्रोजेक्शन है 2036 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये बोल रहे हैं कि
60.7% of India's population was in the working age group, that is 15 to 59 years in 2011. ठीक है, और ये बढ़ के हो जाएगी, परसेंटेज तो नहीं दिया, 735 मिलियन। ये फिगर मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट नीचे होशियार निकले, उन्होंने परसेंटेज ही नहीं दिया। तो भाई देख लो कि 735 मिलियन पीपल जो हैं वो 15 to 59 ईयर्स की एज में थे, जो काम कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि 2036 तक 988.5 मिलियन लोग हो जाएंगे जो काम करने के लायक होंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो काम करने लायक लोग भी बढ़ेंगे। सेक्स रेशियो की बात करें तो रूरल एरियाज में इंक्रीज होगा 949 से 969 तक, जबकि अर्बन एरियाज में एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा 929 तक, with a decline to 926 in 2036. ओके, डिक्लाइन ध्यान रखिएगा भाई, डिक्लाइन के लिए बोला है। साथ ही हेल्थ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 2.3 इन 2016 to 2 in 2020, which is slightly lower than the replacement level fertility. Participation in economy, तो जो LFPR है of the persons aged 15 years and above have been increasing from 2017-18, भाई ये भी बढ़ रहा है, मेल फीमेल दोनों के लिए बढ़ रहा है, जबकि LFPR of female population ये अभी पीछे है than that of male, is far behind than that of male population in the age group of 15 years and above. That is 77.2 for males and 32.8 for females. देखिए आप कितना डिफरेंस इसमें दिखाया हुआ है, एंड द डिस्पैरिटी हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम ओवर द ईयर्स, और ये डिस्पैरिटी भी सेम ही रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, राइट? So this is all about this report which has been given by the National Statistic Office, that is the Women and Men in India 2022 report. Now the next report here is, थोड़ा सा हम ज़्यादा दिल पे ले गए, इसमें चले गए डीप में, बट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हियर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG रिपोर्ट 2022। 2 जून 2022 को इसको पब्लिश किया गया SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022। जो टॉप 3 कंट्रीज रही हैं इसमें, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। भाई याद ही कर लो, आगे पीछे होना है इनको, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कुछ भी इनमें से ही रहेगा, और चाहे कोई भी रिपोर्ट ले लो इनमें से ही रहेगा, राइट? तो हाँ, ऑब्वियसली आर्म्स इंपोर्ट में नहीं रहेंगे, एक्सपोर्ट में नहीं रहेंगे, बाकी जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं सब में यही रहते हैं। बॉटम 3 कंट्रीज की बात करें, 163 टोटल थी। बॉटम में है साउथ सुडान, उसके ऊपर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और उसके ऊपर जो जंग जीती है वो जीती है चाड ने, राइट? तो रैंक 1 पे है फिनलैंड, रैंक 163 पे है साउथ सुडान। इंडिया की बात करें तो भाई, इंडिया और उसके नेबर्स की बात करें तो चाइना 56 पे है, श्रीलंका 76, नेपाल 98, बांग्लादेश 104, इंडिया 121 एंड पाकिस्तान 125। ठीक है, तो ये इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के हालात हैं। कमिंग डाउन टू इंडिया एंड SDG रिपोर्ट 2022, तो भाई इंडिया 163 में से, ये इम्पोर्टेंट डेटा है भाई, आपको याद रखना है, 121 है, और 117 थी इसकी रैंक 2020 में, और 120 थी 2021 में, और 121 हो गई है 2022 में। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये पॉइंट्स ना ले लिए जाते हैं एज अ ऑप्शन, और फिर आप स्लिप कर जाते हो। तो भाई इंडिया जो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से स्लिप कर रहा है इसकी रैंकिंग में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पिछले 3 साल से कॉन्जिक्यूटिवली वो स्लिप कर रहा है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट in report, special bulletin on maternal mortality in India 2018-22, sorry 20। तो स्पेशल बुलेटिन को पब्लिश किया गया ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया ऑर्गी के द्वारा। बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, फ्रॉम 130 इन 2014-16 टू 97 पर लाख लाइव बर्थ। ठीक है, तो 130 से 97 पर आ गए हैं,
और इंडिया ने जो टारगेट था एमएमआर का उसको अचीव कर लिया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो इन्होंने टारगेट रखा था एनएमआर का उसको अचीव कर लिया है। 8 स्टेट्स जो हैं दे हैव अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट फॉर एमएमआर, दैट इज केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक. Country has witnessed a progressive reduction in MMR from 130 in 2014-16, then 122, 113, 103 and finally 197, right? तो 2018 से 20 के बीच में 97 हमारा है, तो अभी का अगर आपको याद रखना है एमएमआर कितना है, 97. इंडिया का 97 है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो असम का है 195, बिहार का 118, यूपी की बात करें तो 167. स्टेप्स क्या लिए गए हैं एमएमआर को रिड्यूस करने के लिए, किन कदमों से ये रिड्यूस हुआ है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड जननी सुरक्षा योजना, इसको मॉडिफाई किया गया था, अपग्रेड किया गया था और इसका नया नाम जो रखा गया था वो रखा गया था सुमन, इट इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन. दूसरा जो था वो था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. ये फोकस कर रहा है ऑन आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड फैसिलिटेटिंग देयर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. और लास्ट जो है दैट इज लक्ष्य एंड मिडवाइफरी इनिशिएटिव्स, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रमोटिंग द क्वालिटी केयर, राइट. तो ये जो है मोर्टेलिटी रेट को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं. और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, टाइमली चेकअप्स, ये भी कहीं ना कहीं इनको कम करेंगे. फाइन. सो नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022. ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, स्टार्ट हुआ था 2006 में. एंड अकॉर्डिंग टू जीएचआई इंडिया का जो स्कोर है वो 29.1 है और ये सीरियस कैटेगरी में आता है. ठीक है भाई, हॉस्पिटल जाते हैं ना कभी किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो बोलते सीरियस है, वही हालत अभी इंडिया की हो रही है हंगर इंडेक्स को लेकर, क्योंकि इंडिया का स्कोर जो है वो 29.1 है. इसको जॉइंटली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ. इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना नहीं, याद रखना. पहले इसमें इफ्री भी हुआ करता था लेकिन वो खत्म हो गया, तो ये अब नहीं है. कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये दो मिलके इसको पब्लिश करते हैं जॉइंटली. इंडिया की रैंक है 107, तो भाई वन इंडिया ने इसमें झंडे गाड़ रहे हैं 107 आउट ऑफ 121. एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर because in a country like India where we have ample of grains available, where we have ample of temples, gurdwaras, and people are still leading the life of hunger. So it is a very alarming situation for India कि जहाँ होते हुए भी लोग भूखे सो रहे हैं, राइट. सो 107 आउट ऑफ 121 हमारी रैंकिंग है. एंड इंडिया की 2021 की बात करें तो 101 पोजीशन पे था और ज़्यादा स्लिप कर गया है. इंडिया के नेबर्स की बात करें तो भाई श्रीलंका इज़ फार 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 बेटर 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 एंड अफगानिस्तान 109. तो अफगानिस्तान का समझ आता है, वहाँ की जो कंडीशंस है, वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ होते हुए भी अगर इंसान भूखा मर रहा है तो समझ आ रहा है. बट फॉर इंडिया दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. टॉप रैंक कंट्रीज की बात करें तो कलेक्टिवली रैंक बिटवीन 1 and 17 हैविंग अ स्कोर ऑफ लेस देन 5. तो भाई ये सारे जो हैं ये 1 से 17 के बीच में है, इसलिए आपको सारे कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. वर्स्ट रैंक की बात करेंगे अगर तो सबसे वर्स्ट है यमन, उसके बाद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड मेडागास्कर, राइट. तो सबसे लास्ट पे यमन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, मेडागास्कर है. जीएचआई बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स. ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है. कौन कौन से 4 इंडिकेटर्स हैं? चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड अंडर नरिशमेंट. ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी. could you please quote in the comment section की stunting, wasting और mortality obviously you all know. stunting और wasting का क्या मतलब होता है? what is the difference between stunting and wasting? okay, so kindly mention in the comment box. आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII,
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो टाइटल था वो था व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, पब्लिश्ड ऑन सितंबर 28 2022। ऑब्वियसली याद नहीं रखना है, ऐसे फ्लो में पड़ गया। पब्लिश किया किसने है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ने इसको पब्लिश किया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो 12 साल से लगातार फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है स्विट्जरलैंड, राइट, फ्रॉम द 12 consecutive years। टॉप 3 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड है, सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड थर्ड इज स्वीडन। इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन। बॉटम की बात करें तो लास्ट में गिनी है, इराक, बुरुंदी। इंडिया की क्या रैंक है भाई? चाइना की पहले देख लो, चाइना जो है वो 11th प्लेस पे है। इंडिया 6 नॉक जंप टू 40 स्पॉट इन 132 नेशन, और इससे पहले 46 था इसका रैंक। यहाँ इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है भाई? रिलीज करता है वीपो। इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 41, फाइन, आउट ऑफ 132। एंड इंडिया टॉप मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स सर्वे। तो ये पब्लिश किया गया DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। लीड सर्वे की बात करें तो कुछ डेवलपमेंट्स इन्होंने जो दिखाए हैं इसमें, देखिए, लीड्स फोकस करता है ऑन इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस अक्रॉस 3 एस्टेब्लिशमेंट पिलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो रिलीज की गई थी, लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को। एंड कहाँ पर की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी। लीड्स जो है वो 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड करती है, लैंडलॉक्ड, कोस्टल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जबकि ग्रेड करती है इनको अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स के कंडीशन में। ग्रेडिंग होती है इनकी अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। ओके, अब लीड सर्वे की अगर हम बात करें तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स में जो अचीवर्स हैं दे आर हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड। जो फास्ट मूवर्स हैं लैंडलॉक में दे आर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। दोज आर एस्पायरर्स, वो हैं बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, अचीव इन्होंने कर लिया है, अचीवर्स वाला जो ग्रुप है। फास्ट मूवर्स में आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान है, एस्पायरर्स में अभी भी बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कोस्टल स्टेट्स में आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। साथ ही साथ फास्ट मूवर्स में केरला एंड एस्पायरर्स में गोवा और वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो अचीवर्स रहे हैं उनमें से आसाम है। फास्ट मूवर्स में सिक्किम और त्रिपुरा है, और एस्पायरर्स में अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़ और दिल्ली जो हैं वो अचीवर्स में आते हैं। फास्ट मूवर्स में पुदुचेरी आता है, एंड एस्पायरर्स में अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये सारे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हमने देख लिया था, अंकटाड रिलीज करता है, एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसको रिलीज किया गया। डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रिस्पॉन्सेज। एंड की फाइंडिंग्स क्या थी इसकी ग्रोथ आउटलुक पे कि भाई रिपोर्ट ये बोलती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन कर जाएगी 2.5% 2022 में एंड ड्रॉप टू 2.2% इन 2023। तो ये ड्रॉप कर जाएगी जो आपकी ग्रोथ आउटलुक है। जबकि प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो 69 इकोनॉमीज जो हैं जिनमें कंफर्म डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिला है, रिप्रेजेंटिंग मोर देन 2.1 बिलियन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिलीज किया है। नेक्स्ट इज NFHS नेशनल रिपोर्ट 2019 to 21। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको रिलीज किया है। ऑफ द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर द ईयर 2019-21। इसको रिलीज किया गया था 5 मई को। इसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और ये 5th राउंड है इसका। ठीक है, फेज 2, फेज 1 रिलीज किया गया था दिसंबर 2020 में।
रिपोर्ट कंप्राइजेज अबाउट 131 इंडिकेटर्स, ठीक है। तो 131 इंडिकेटर्स पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, सॉरी मेरा माइक गिर गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। कुछ नए डायमेंशंस भी ऐड किए गए थे जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन, ये अभी तक नहीं था इसमें। प्री स्कूल एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, ये अभी नए डायमेंशंस इसमें ऐड किए गए हैं 5। डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, menstrual hygiene, disability, and access to toilet facility. So this is important. These are the old indicators, 131 and plus 5. NFHS 1 was conducted in, तो ये कब हुआ था कंडक्ट? 92, 93 में। की फाइंडिंग्स की बात करें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है 2.2 से 2 and there are only 5 states in India which are above the replacement level of fertility 2.1. कौन-कौन से states हैं? बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड, मणिपुर। बिहार और मेघालय में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है जबकि सिक्किम में और अंडमान में लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। बिहार और मेघालय में हाईएस्ट है और सिक्किम और अंडमान निकोबार में लोएस्ट है। Total fertility rate children per woman is 2.4 in Uttar Pradesh. For rural areas it is 2.5 and for urban is 1.9. तो भाई एवरेज अगर देखेंगे तो यूपी में 2.4 है फर्टिलिटी रेट, टीएफआर जो है। रूरल एरियाज में टीएफआर डिक्लाइन हुआ है 3.7 से 2.1 चला गया है। करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन अमंग विमेन इन अर्बन एरियाज वाज फ्रॉम 2.7 चिल्ड्रन इन 92-93 टू 1.6 चिल्ड्रन इन 2019-21। भाई इतना डेटा आपको याद रखना है, यूपी स्पेसिफिक डेटा था ये। तो जो यूपी के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं उनको इस एग्जाम में इस डेटा को पूरी तरीके से याद रखना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो इस फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल की से ऊपर हैं, बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड एंड मणिपुर, ठीक है। बाकी TFR of all communities except Muslim is now less than the current TFR. तो जितने भी कम्युनिटीज हैं मुस्लिम्स को छोड़ के वो अभी करंट TFR से कम है। एवरेज ऑफ 2 इन द कंट्री, जबकि TFR मुस्लिम कम्युनिटी का अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो 2.4 है। बंगाल along with बिहार remains one of the states with highest rate of underage marriages। अच्छा, सबसे ज़्यादा अंडर एज मैरिजेस कहाँ होती हैं भाई? तो बंगाल में होती हैं और बिहार में होती हैं। Domestic violence against women, overall domestic violence has come down marginally from 31.2% in 2015, so sorry, to 29.3% to 2019-21, ठीक है। तो भाई डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है लेकिन बहुत कोई ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हाईएस्ट देखने को मिला। भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका बहुत सारी चीज़ों में आगे है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में भी आगे है। इसके बाद बिहार है, तेलंगाना है, मणिपुर है और तमिलनाडु है। साउथ इंडियन स्टेट्स जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जनरली, बट वो स्टेट्स इनमें आगे ही हैं, जैसे कर्नाटका। थर्ड नंबर पे सॉरी आपका फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड पे तेलंगाना है। तो ये साउथ इंडियन स्टेट जो हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस में आगे हैं। लक्षद्वीप में सबसे कम है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे कम है और आपका बिहार कर्नाटका में सबसे ज्यादा। फाइन, ये टेबल आपको उतना बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्टली मतलब तब के लिए ठीक है जब आप कोई एग्जाम बिल्कुल ही पुश अवे देने जा रहे हैं कल, तो भाई रात में एक नजर डाली, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं उठते हैं। हाँ, जैसे भाई सेक्स रेशियो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा उठने को, है ना। अब 15 साल से कम के बच्चों की परसेंटेज नहीं जनरली पूछी जाती है। टोटल पॉपुलेशन पे सेक्स रेशियो क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट ज़्यादा इस पूरी टेबल को बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। So this is it in reports and indices, fiscal and monetary affairs
अच्छा, ये एक ही पेज का है, सो शुड बी completed इन दिस वीडियो ओनली, राइट? तो इसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज फिस्कल एंड मॉनेटरी अफेयर्स, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2022-23 ये रिलीज किया गया। किसका है ये, कौन बनाता है? एमपीसी किसका है? आरबीआई का है। भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं लगाना है। आरबीआई रिलीजेस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आरबीआई लेकर आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दे हाइक द की पॉलिसी रेट, रेपो रेट, और द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू बैंक, ओके, या फिर उस रेट पे जिस पे आरबीआई फंड्स देती है बैंक्स को, बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6.50 परसेंटेज। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, रेट है, वो एडजस्ट हुआ है 6.25, और जो एमएसएफ है एंड द बैंक रेट वो 6.75। ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो जो पहला एडवांस एस्टिमेट है ये रिलीज किया, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जनवरी 6 को रिलीज किया गया है। प्लेस्ड इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ एट 7%। ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर ये 7% रहेगी। ऑन द सप्लाई साइड जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो एस्टिमेट किया गया है 6.7% पे। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन ये मॉडरेट हुआ है 5.7 परसेंटेज में। भाई इतना डेटा हमको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन रिलीज कर रहा है, क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं वो हमें देखना है कि भाई एमएसएफ जो है वो कितना हो गया है, बैंक रेट कितना हो गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितनी है, एसएलआर कितना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। बाकी इतना पूरा रिपोर्ट को हमको बाय हार्ट नहीं करना है, हर हर डेटा हमको याद नहीं करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो सेक्शन 45Z(b) ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ये आरबीआई को पावर देता है कि आप 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना सकते हो। ठीक है। और ये पहला जो ऐसा एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सितंबर 2016 में हुआ था, फर्स्ट एमपीसी 2016 सितंबर। नेक्स्ट इज इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2021। तो द फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ refugees and migrants published by the World Health Organization, इसने इंडिया को प्लेस किया एट द टॉप रेसिपिएंट इन रेमिटेंसेस। ठीक है। तो इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, टाइम टू एक्ट नाउ। इसमें बोला है कि इंडिया ने $87 बिलियन रिसीव किए हैं, जो कि मैक्सिको और चाइना से बहुत ज़्यादा है, राइट? तो इंडिया ने $87 बिलियन रिसीव किए हैं। टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट्स अमंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो भाई जो आपकी कंट्रीज में टॉप टॉप जो रेसिपिएंट्स है वो इंडिया है, फिर चाइना है, फिर मैक्सिको है। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड मैक्सिको एंड सॉरी चाइना एंड इंडिया। लार्जेस्ट सोर्स कंट्रीज जो हैं वो है यूएई। कहाँ से आप मतलब जो बेसिकली रेमिटेंस जो आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो आपको मिल रहा है यूएसए, यूएई, सऊदी एंड स्विट्जरलैंड से। ठीक है। यूएसए, यूएई, सऊदी एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज इंडिया गेट्स हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो। इंडिया को हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो मिलता है। इंडिया has recorded highest ever annual FDI inflow of $83.57 बिलियन। ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 83.57 बिलियन ये मतलब आपका इसको वो किया गया, रिकॉर्ड किया गया है। एफडीआई डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तो ये पब्लिश किया गया मई 2022 में, और इसको पब्लिश किया गया डीपीडब्ल्यूआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। साथ ही साथ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 76%। ठीक है। एंड इतना डेटा देखिए, फिर से वही, इतना नहीं है हमको याद रखना है। सबको इतना याद रखना है कि इंडिया को हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो मिला है। ठीक है। बाकी एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 7 years। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 7 साल से। शेयर ऑफ टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर है सबसे ज्यादा शेयर जो करता है, यूएसए एंड मॉरिशस। ठीक है।
शेयर ऑफ टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस है। सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस, ठीक है। सिंगापुर से आता है 27%, 18% फ्रॉम यूएसए एंड 16% फ्रॉम मॉरिशस। कर्नाटका टॉप रेसिपिएंट है स्टेट में, टॉप रेसिपिएंट स्टेट है, 38% शेयर ऑफ टोटल एफडीआई, ठीक है। तो कर्नाटका टॉप रेसिपिएंट है इसकी, एंड महाराष्ट्र एंड दिल्ली, महाराष्ट्र का 26 एंड दिल्ली का 14, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। इंडिया का पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो है एसजीआरबी फ्रेमवर्क यूनियन।